साउंड टेक 7 एक्शन। भारत के संविधान के आर्टिकल 15(2) में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, इसलिए आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह मूल अधिकार है। पंडित नेहरू एक पहला संशोधन, सबसे पहला संवैधानिक संशोधन लेकर आए 15(4) का, और हमने आरक्षण की प्रथा को प्रारंभ किया। आज मुझे दुख हुआ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी विजयदशमी के दिन ये कहते हैं भगवान राम को साक्षी मानकर कि भेदभाव किया जा रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी, ये जातिगत जनगणना उस केवट की नाव की तरह है जिसको आप स्वीकृति तो दीजिए, सारे के सारे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग भवसागर के पार हो जाएंगे। शबरी के झूठे बेर की तरह है, आप एक बार उसका स्वाद चखने की कोशिश तो कीजिए प्रधानमंत्री जी। मूर्छा में जो आपने अंतिम पंक्ति में पिछड़ों का न्याय 9 वर्षों से डाल दिया, उसके लिए संजीवनी का काम करेगा। आप ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। शपथ पत्र दिया था महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, आपने कह दिया कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर, और यह कहा कि 7 शेड्यूल की एंट्री 69 जो केंद्र की सूची है उसमें आर्टिकल 246 के तहत कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है, राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और सभी दलों ने मिलकर जो जातिगत जनगणना 2011 में कराई थी, जिसकी हजारों एक्सेल शीट 2014 में रजिस्ट्रार जनरल सेंसस को दी, आपने उस शपथ पत्र में लिखा और कहा कि उसके लिए हमने एक अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई थी जो उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। उसी शपथ पत्र में आप लिखते हैं कि उस कमेटी के ना तो मेंबर बनाए, ना कभी उसकी मीटिंग आपने होने दी। 3-4 साल से आपने जनगणना रोक कर रखी है, सिर्फ इसलिए कि इस चुनाव तक आप जातिगत जनगणना का न्याय समाज के अंतिम पंक्ति को नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री जी। अब आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पूछिए ना, अजीत पवार से बाहर करिए, फिर वो महाराष्ट्र में ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सहयोगी अनुप्रिया पटेल ये प्रश्न खड़ा कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो फिर दरकिनार कर दीजिए ऐसे लोगों को जो आपकी भावनाओं के खिलाफ बात करते हैं। प्रधानमंत्री अच्छा बात नहीं है जी, नहीं, जातिगत जनगणना बाबा साहब अंबेडकर की भावना के अनुरूप, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, बाबा साहब का स्वप्न अधूरा राहुल गांधी करेंगे पूरा। राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है, सारे इंडिया के दलों ने संकल्प लिया है। एक सेकंड आ रही हूँ। राहुल गांधी जी जो सपना पूरा करेंगे बाबा साहब का, उसमें एंड गोल क्या है? जाति जनगणना तो आपको स्टैटिस्टिक्स देगा, नंबर देगा, आप उसके आधार पर क्या करेंगे? क्या आप आरक्षण बढ़ाएंगे? उस पर स्पष्टता लाइए कि करेंगे क्या, एंड गोल क्या है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अंजना जी, हमने 27% आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में देने की कोशिश की, 27% आरक्षण हमने छत्तीसगढ़ में देने की कोशिश की, मगर अदालतों ने वो इस आधार पर खारिज कर दिया कि जो एक मुकदमे में निर्णय हुआ था 1993 में इंदिरा साहनी के, जिसमें लिमिट 50% की तय कर दी थी, क्योंकि कोई बेसिस नहीं था प्रधानमंत्री जी देश के पास, क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं थी। अगर हमारे हाथ में जनगणना के आंकड़े होंगे तो हम वो न्याय कर पाएंगे। आप याद कीजिए, मंडल कमीशन में सिर्फ सरकारी सेवा के लिए आरक्षण था, लेकिन सोनिया जी ने 2007 में उच्च शिक्षा में जो केंद्र सरकार के अधीन आता था उसमें हमने न्याय दे दिया। काका कालेलकर की कमेटी बनी पंडित नेहरू के समय में, उसके बाद मंडल कमीशन आया जिसकी सिफारिशें भी नरसिम्हा राव जी की सरकार में लागू की। तो सभी सरकारों ने मिलकर काम किया है प्रधानमंत्री जी। You're right, bro. एक बार संगमत हो जाइए, राहुल जी के स्वर में स्वर मिला दीजिए। एक अंतिम अवसर हम इन सब लोगों को न्याय का इनको मिलना चाहिए। देश ने जो तरक्की की है आजादी के बाद, वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिलने के बाद ही की है प्रधानमंत्री जी। इंडिया जो काका कालेलकर कमेटी है, उसमें जो एकमात्र ओबीसी के सदस्य थे शिवदयाल चौरसिया, उनका 89 पेजेस का डिसेंट था। उन्होंने कहा कि ये जो आरक्षण का आधार है, ये आर्थिक आधार नहीं हो सकता, जातियों के साथ अन्याय हुआ है। इंदिरा गांधी ने 2 बार मंडल कमीशन को 2 बार एक्सटेंशन दिया, और मंडल कमीशन अंततः नरसिम्हा राव जी की समिति ने की सरकार ने लागू किया है। कहां हैं आप? सिर्फ आरोप लगाना बंद कीजिए, न्याय कीजिए उस अंतिम पंक्ति में लोग। देश संकट में है। अंजना जी, आपने लंबी फहरिस्त कर दी सवालों की। मेरे विद्वान मित्र सुधांशु जी ने अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट रखा। मैं सुधांशु जी बहुत निरंतरता के साथ प्रधानमंत्री के कल के वक्तव्य से निराश हुआ। प्रधानमंत्री दर्जनों अवसरों पर कह चुके हैं कि मुझे गर्व है कि मैं पिछड़ी जाति का। बिहार में, आरा में भी और मुजफ्फरपुर की सभाओं में उनका वक्तव्य है, चूंकि आप रोज पढ़ते हो और ज़्यादा पढ़ते हो मुझसे भी,
इसलिए रिफ्यूट नहीं करेंगे कि वो दिन चले गए जब भारतीय जनता पार्टी एक या दो जातियों की पार्टी हुआ करती थी। अब ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, दलितों की है, महादलितों की है। आप जैसे विद्वान प्रवक्ता रोज अपने वक्तव्यों में कहते हैं कि 27 मिनिस्टर हमने पिछड़ी जाति के बनाए हैं। आप अपने वक्तव्यों में रोज कहते हैं 85 या 87 MP हमारे पिछड़ी जाति के हैं। तो जब आप अपने को गौरवान्वित करने के लिए और राइट साबित करने के लिए अपने को पिछड़ा भी बताते हो, अति पिछड़ा भी बताते हो, तब ये बहस गौण हो जाती है। और जब हम कहते हैं तब हम जातिवादी हो जाते हैं। अंजना जी, कल 2 वक्तव्य आए, एक प्रधानमंत्री का और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। मैं वो भी पढ़ के सुना दूं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि पूरे इतिहास में हाशिए पर रहे सामाजिक समूहों को भयानक एवं गंभीर गलतियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में जातिगत असमानताएं पिछड़ी जातियों के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। उसमें दलितों का भी जिक्र किया, आदिवासी समुदायों का भी, महिलाओं का भी, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रणालीगत उत्पीड़न का भी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं इस पर आता हूं कि 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई थी, सुधांशु जी, आपसे मुझे अपनी बात कहने में संकोच नहीं होता क्योंकि आप सारी चीज पढ़ के आते हो। उस समय जातिगत जो एटमॉस्फेयर था, जो कास्ट सिस्टम था, जो फ्यूडलिज्म था, इतना स्ट्रॉन्ग था, लोग अपनी जात छिपाते थे। दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों और वंचित समाज के लोग हों। मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। कल्याण सिंह जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री थे, वो पिछड़ी जाति से हैं। पूरी बिरादरी लिखती क्या है? लोध राजपूत। दे आर नॉट राजपूत, दे आर नॉट फॉरवर्ड, दे आर बैकवर्ड। दूसरा मैं अपनी पार्टी का बताता हूं। नीतीश कुमार जी, मैं अर्ध बिहारी हूं और अंजना जी पूरी बिहारी हैं। वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। आपका राजनीतिक क्षेत्र रहा है, मैं मिर्जापुर में कई जगह गया हूं, कुर्मी क्षत्रिय सभाएं बनी हुई हैं। कुर्मी क्षत्रिय नहीं है, लेकिन 1931 में जो जातिगत ढांचा था सामंतवाद का, जात छिपाते थे। कोई वर्मा लिख देता था, कोई शर्मा लिख देता था। लिहाजा जो अमृत काल है उसमें सभी वंचित समाज के ग्रुपों को, वर्गों को जानने का अधिकार है कि उनका कैसे कितना विकास हुआ है। एक दूसरा, दलितों का जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर हुआ, नौकरी उनकी जाति के आधार पर लगी और ये सही है, मैं इसे कहने में संकोच नहीं है। आप भी और हमारे मित्र कांग्रेस वाले भी, वीपी सिंह जी की सरकार जब गई थी, मैं सांसद था, तो कांग्रेस पार्टी ने भी हमें हराया था और आपने भी हमें हराया था, ये नोट कर लीजिए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज इनकी पार्टी के राहुल गांधी जी और खड़गे जी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय की भाषा है। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। तीसरी बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये है, मेरे सवाल का भी और जवाब जो दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है, कर्पूरी ठाकुर जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन बड़ा लंबा सवाल आपने कर दिया ना। अब मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि भाई हम तो आपके विरोधी हैं, जातिवादी हैं। 3 मंत्री हैं आपके मंत्रिमंडल में, पशुपतिनाथ पारस, अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले। ये जातिवादी हैं या समन्वयवादी हैं? इनके बारे में बता दीजिए। ये तीनों जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। और सुधांशु जी, आपकी पार्टी को छोड़ करके एक भी पार्टी आपके साथ नहीं है। दोनों गुट, रामविलास पासवान के दोनों गुट, अनुप्रिया पटेल के, एनसीपी के शरद पवार, माझी गुट, उपेंद्र कुशवाहा गुट, निषाद गुट, राजभर पार्टी, अकाली दल, जेपीपी, एक तो साथी बता दो जो जातिगत जनगणना का विरोधी हो। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, आप अकेले पड़ गए हो इसमें और आपकी दिक्कत क्या है? अभी मैं मोहन भागवत जी का बयान पढ़ा पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा है कि समाज में असमानता है, दलित समूह को उनका उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है और आरक्षण की व्यवस्था अगर 200 साल तक भी लागू रहती है और उन वंचित समूहों को मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक अंजना जी आपकी बात है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, पहले तो हम उसका समर्थन करते हैं। आरक्षण में इंदिरा साहनी केस में
50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, ये तय हो गया था। ये सीमा किसने तोड़ी है? ये पंडारा बॉक्स किसने खोला है? उसका स्वागत करता हूं। ये खुल तो गया नीतीश है, बाबू कब आगे आरक्षण तक बढ़ा जाएगा। रहे हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी बढ़ाएंगे, अभी आरक्षण नहीं है खाली। एक चीज अंजना जी और नोट कीजिए, इसमें आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी हुआ है। कितनी जमीन है, कितने मकान हैं, कितनी शिक्षा है, कितनी अशिक्षा है, पट्टीदारी है, मालकाना हक है, और कितना कर्जा है, दस्तकारी के क्या, ये सारी चीज आ रही, खाली जात नहीं आ रही है। ये भी गलत प्रचार आप लोगों का। अब विधानसभा का सत्र होगा, हम असल में भारतीय जनता पार्टी का जो बोलना भी हूँ क्या करिए बोल बदला हुआ स्वरूप है, हाँ। एक सेकंड, जो बदला हुआ स्वरूप है उसमें दिक्कत आई होगी। सुशील मोदी जी थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हम लोगों ने कैबिनेट में पास किया, हम लोगों ने और पार्टी डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री के पास गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आप अपने तरीके से कराइए। अब ये आग पूरे देश में लग गई। 3 लाइन बोलूंगा, मैं 3 लाइन बोलना चाहता हूं। एक तो सुधांशु जी, आपने जो सामाजिक न्याय के नेता हैं वो परिवारवादी हैं, भ्रष्ट हैं, तो मैं चाहता हूं नीतीश कुमार जी के बारे में आपकी क्या राय है? आपके प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है कि डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार से ज्यादा सच्चा देश में कोई समाजवादी नहीं है। तो एक तो आप अपनी प्रतिक्रिया उसमें बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कर्पूरी ठाकुर पहले नेता थे जिसको आपकी पार्टी ने हटाया 1978 में, जब मुंगेरी लाल कमीशन आया। आप भी सुन लीजिए अंजना जी, हाँ। उन्होंने आरक्षण का बंटवारा किया। 12% अति पिछड़े, 8% पिछड़े, 3% देश की राजनीति में सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात उठाई कर्पूरी ठाकुर ने। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 3%, महिलाओं को 3%, आपने तो वो भी सरकार गिरा दी। फिर वीपी सिंह की सरकार आई, आपने तो वो भी सामाजिक न्याय की सरकार गिरा दी। और तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 17 में जस्टिस रुक्मणी आयोग बैठा है, कमीशन बैठा है, उसकी रिकमेंडेशन 13 बार उसका कार्यकाल बढ़ा। मैं चाहता हूं, अगर अति पिछड़ों से मोहब्बत है, अगर जो वीकर सेक्शन के अंदर वीकर सेक्शन है, अंजना जी आप भी उनके लिए चिंतित थी, मैं चाहता हूं जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिकमेंडेशन लागू की जाए, प्रकाशित की जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो बात करेंगे क्या? अंजना जी, ये आग का प्रश्न है ना, तो सुधांशु जी ये दिलों की आग है। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। ये तस्वीर बदलने की आग है अंजना जी। और ये शरद पवार, ये अजीत पवार जी के गुट को कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का विरोध करिए ना। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री जी ने शपथ पत्र देकर मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। बिहार के लोग बीजेपी के कहते हैं कि हम पक्ष में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।